हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जल्द ही सॉल्व करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2022 का होने वाला है और यह आपका सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन पेपर को बोर्ड एग्जाम से पहले सॉल्व करते हैं तो यार आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। यानी कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपके कम से कम 30 से 35% ऐसे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में और ग्रामर के क्वेश्चन जो होते हैं वह बार बार रिपीट होते हैं, और इससे एक जो है आपको आइडिया लग सकता है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वह किस टाइप के आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका कोड क्या है, 302 DS है और आपका 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम लोग अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके और जितने भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन है, जो भी आपके गद्यांश और पद्यांश जो भी हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि यह कहां से लिया गया है। जो भी चीजें हैं सब कुछ कंप्लीट सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं समान हिंदी का, और यहाँ पर पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का, और आपके 3 घंटे 15 मिनट का टाइम ही रहता है, यह आपको पता ही है। तो चलिए इसके पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इसका निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आपको आंसर अपने जो है एकदम मतलब यहाँ पर अपने माइंड में एक स्कोर करना है कि हमारे जैसे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग स्कोर करिएगा कि आप 10 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते हैं। और अगर आप ग्रामर और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको अगर आप 10 में से 10 सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, है ना। तो यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है आपका कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड है आपका श्याम सुंदर दास, एंड चौथा है आपका बालकृष्ण भट्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो बालकृष्ण भट्ट है ना, तो ये क्या है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, यानी कि चौथा विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट क्या है, यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के लेखक हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि राष्ट्र का स्वरूप, है ना। आप लोग यार इसे पढ़े हैं, बिल्कुल आसान है। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, तो यार आपको इसमें देखना है वासुदेव अग्रवाल, जो कि आपका पहला चैप्टर ही है। तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप देखिए यार इतने आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर देखिए मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुए थे 2022 में उसमें आया था। अब समझ लीजिए इतने आसान से क्वेश्चन है, आप बेकार में ही हिंदी में टेंशन ले रहे हैं। हिंदी में समझ लीजिए एकदम आसान क्वेश्चन पेपर आने वाला, सभी बच्चे जो है 95 एकदम फोड़ कर आने वाले हैं। तो एकदम परेशान नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मस्त। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप किसका है, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प है। पहला आपका अमरकांत, दूसरा आपका मुंशी प्रेमचंद। आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, तीसरा क्या है यशपाल, और चौथा आपका जैनेन्द्र कुमार। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा जैनेन्द्र कुमार, यानी कि जो आपकी ध्रुव यात्रा कहानी है हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आपको पंचलाइट बहादुर ये सारी कहानी आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपका ध्रुव यात्रा जो कहानी है वो किसकी है, तो जैनेन्द्र कुमार जी की है। तो इसलिए चौथा विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र जो है वह निबंधकार है। तो यहाँ पर आपकी कैसे निबंधकार है, पहला आपका ललित निबंधों के लिए, ठीक है। उसके बाद है विचारात्मक निबंधों के लिए, और इसके बाद है मनोवैज्ञानिक निबंधों के, और चौथा है आपका भावात्मक निबंधों के, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं ये आपके कैसे निबंधकार हैं, तो ये आपके ललित निबंधों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ललित निबंधकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा पहला जो विकल्प है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 5वां प्रश्न कह रहा है भाषा और आधुनिकता, यार एकदम आसान, ठीक है। तो यार देखिए कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो भाषा और आधुनिकता आपका चैप्टर ही है ना। तो देखिए इसके निबंध के लेखक कौन है, समझ लीजिए यार 2 नंबर आपका चैप्टर से ही आ गया। अब बिल्कुल आप परेशान बेकार में ही हो रहे हैं। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कौन है, तो ये भाषा और आधुनिकता जो निबंध है आपका इसके लेखक हैं या राइटर हैं। चलिए यहाँ से आपके 5 जो विकल्प हैं वह समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ये देखिए
5 जो क्वेश्चन हमने देखे हैं ये आपके 5 नंबर जो है हिंदी गद्य साहित्य से होते हैं और 5 आपके पद्य साहित्य से होते हैं, जो कि आपका यहाँ से है। अब देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपने सुना ही होगा, ये रचना है। तो ये किसकी है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे पहला आपका क्या है डॉक्टर गियर्सन, इसके बाद है आपका यहाँ पर नेक्स्ट गरसा दत्त तासी, इसके बाद थर्ड है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इसके बाद हमारा अगला जो विकल्प है वह है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आपका प्रश्न संख्या का कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। तो देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं इनको किस धारा का कवि माना गया है, तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला क्या है ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा, एंड आपका सेकंड क्या है राम मार्गी शाखा का, और थर्ड है आपका सूफी काव्य धारा का, और चौथा क्या है सगुण भक्ति धारा का। तो देखिए जो भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल में तो आते हैं, लेकिन किस जो है किस काव्य धारा का, तो ये आपके सूफी काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वह क्या है सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन जो थर्ड होगा वह बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर तीसरा कह रहा है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। जैसे अब आप बात करें यहां पर आदिकाल को वीर गाथा काल, और भी मतलब इस प्रकार से जैसे भक्ति काल की बात करें तो आपका स्वर्ण युग जो है, इस प्रकार से कई सारे नाम होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो देखिए रीति काल जो है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो यहां पर रीति काल को जो श्रृंगार काल नाम दिया था वह किसने दिया था, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा थर्ड, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, है ना। तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप समझ ही सकते हैं, तो बिल्कुल आपका थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि लहर, यार एकदम आसान, समझ लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बेकार में आप लोग टेंशन ले रहे हैं। तो लहर आपने कब पढ़ा था, तो यार क्लास आपने 9th से ही पढ़ा होगा। लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ये सब क्या है जयशंकर प्रसाद जी के जो है ये रचनाएं हैं। तो ये इसके रचनाकार कौन होंगे, तो हमारे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे लहर के रचनाकार, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन करा हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन हैं, तो इसके हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन्हें आप लोग अज्ञे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है अज्ञे लिखकर सिर्फ आता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे क्या है हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो विकल्प है वह राइट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह हमने कंप्लीट किए, और आपने देखा भी कि 10 में से कम आपके 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि यार आपके चैप्टर से, ठीक है। तो और इसके अलावा 6 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा मतलब अलग से थे, लेकिन वो भी काफी आसान थे। और इसी प्रकार से आपका 16 फरवरी को क्वेश्चन पेपर आएगा और आप एकदम समझ लीजिएगा फोड़ कर आएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर तक में आपके 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट होता है गद्यांश, ठीक है, जो कि 10 नंबर का होता है, और इसमें 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं, इसमें 2 गद्यांश होते हैं, ठीक है, 2 गद्यांश होते हैं, जिसमें से आपको अथवा में रहता है, तो आपको एक ही करना होता है। तो यहाँ पर आपका पहला जो गद्यांश है वह चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन की तादाद में प्राप्त किया है, ठीक है, जन ने तादाद में प्राप्त किया है। कह रहा है कि जब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन का आपको क्या लिखना होता है, इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। अब इसका कह रहा है कि यहाँ पर आपको इसको पहचानना है, तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि यह जो है किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पहचान में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है एक वर्ड, जैसे कि यहाँ पर है अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद। मैं आपको यहाँ पर एक तरीका है बता रहा हूं कि आपको पहचानना कैसे है, ठीक है। तो के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो यहां पर आपको राष्ट्र शब्द एक मिला है। अब समझिए यहां पर आपको इतनी सी पहचान है। अब काफी सारे बच्चे जो यहां पर भ्रमित हो जाते हैं। तो राष्ट्र शब्द जब मिल गया तो आपका मतलब यहां पर राष्ट्र से संबंधित बात हो रही है। अब राष्ट्र का स्वरूप आपका जो है पहला ही चैप्टर है, तो मतलब यह कहां से हो गया, तो राष्ट्र का स्वरूप। तो ऐसे कई सारी जो ट्रिक होती है जो कि आपको वहां पर अप्लाई करनी होती है, और अगर आप पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा तो आप इस प्रकार के छोटे छोटे वर्डों को देखिए पहले। तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया आपका, तो राष्ट्र का स्वरूप के यहां पर आपका वासुदेव
वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो है चैप्टर है ये बिल्कुल वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको जो है सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक पेज यार मिस्टेक हो गया है, बाकी आपका एक जो है गद्यांश इसमें नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आप पद्यांश की बात करते हैं तो आप गद्यांश को इस प्रकार से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पद्यांश में क्या आता है समझिएगा, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए कुछ भी नहीं, ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है ना। तो ये आपका देखिए 10 नंबर। आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये करिएगा, मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा आप बता दूं आपको। देखिए क्या कमेंट आ रहे थे कि भैया हम लोग जो क्वेश्चन पेपर को करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मतलब शुरुआत कहां से करेंगे कि हम जो है कौन से क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है 10-10 नंबर के जो प्रश्न है, ठीक है, जो आपके 10 नंबर वाले प्रश्न है या इसे मतलब कम, जैसे कि आपका 5 नंबर से ज्यादा के जो क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़िए और फिर देखिए कि हमें क्वेश्चन पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि एकदम बिल्कुल करेक्ट तरीके से, नहीं कि बिल्कुल हमें पूरे नंबर उनमें मिल सकते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। सीरियल का कोई टेंशन नहीं होता है, सबसे पहले आपको उन्हीं को करना स्टार्ट कर देना ताकि जो आपके एग्जामिनर हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ सके और आपकी जो कॉपी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे हो, है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको समझिए, कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा शपथ है, ठीक है, कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यार मिल गए पहचान, बिल्कुल यहीं से मिल गई। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यहाँ पर क्या हो गया कि जो है यहाँ पर भरत और ये सब नाम आ गए, तो हमने क्या किया, इसको पहचान लिया, पकड़ लिया, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए पकड़ में आ गया। तो ये क्या है, कई अनुताप जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है, तो आप यहाँ से समझ ही सकते हैं, बिल्कुल एकदम भाई साहब आ गया ना। तो चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना, जो भी इसके क्वेश्चन है आपको यहाँ पर रेखांकित अंश दिया गया है और पाठ का नाम और जो कवि है वह हमने पहचान ही लिया। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा मन लगाकर अगर पढ़ेंगे तो आपको पहचान में तुरंत आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आपका यहाँ पर अथवा में एक रहता है, तो अथवा वाला ये है, इसको अगर आप ऊपर वाला नहीं बनना तो आप नीचे वाला इसको कर सकते हैं। कह रहा है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको भूल जाओ भूल। तो यह आपका देखिए यहाँ पर एक ये, ठीक है। अब इसमें आपको पहचान में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूं यह आपका कहां से है। तो श्रद्धा मनु जो आपका चैप्टर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपके पहला और जो पहला चैप्टर जो है पवन दूतिका और जो आपका मैथिली शरण गुप्त जी का जो के अनुताप और महादेव वर्मा जी का जो गीत है, और यहाँ पर आपका श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपका 100% आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो श्रद्धा मनु आपका जयशंकर प्रसाद जी का ये पूरा यहाँ से लिया गया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल एकदम तैयार कर सकते हैं और पहचान मैंने आपको बता ही दी। चलिए अब ये इसके जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को देखिए इससे पढ़कर सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे कि आपका पद्यांश पे पाठ का नाम, कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये सब चीजें आपको वहीं से मिलेंगी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, देखिए जीवन परिचय, जो कि आपका 5 नंबर का कवि का होता है और 5 नंबर का आपका लेखक का जीवन परिचय होता है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की बात बता दूं तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको पहला जो है याद करना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, 2 हो गए आपके, और तीसरा आप लोग याद कर लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो आपको मात्र अगर 2 ही तैयार करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तैयार कर लीजिए और आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार करिए, बस 2 तैयार कर लीजिए, 2 में आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कवियों में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखिए 5 नंबर का कवि जीवन परिचय है, इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा जी का, ठीक है। तो ये आपको 2 जीवन परिचय एकदम पढ़ लेने, इसके अलावा आप मैथिली शरण गुप्त का भी पढ़ सकते हैं, 3 जीवन परिचय आप पढ़ लीजिए, 5 नंबर यहाँ से भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं अगला, यहाँ पर बहादुर पंचलाड़ी, ये तो यार एकदम आसान है, यहाँ पर समझ लीजिए पंचलाइट आप पढ़ लीजिए, आपका एकदम 5 नंबर आ गया। पंचलाइट आप ओनली केवल 1 पढ़ लीजिए, इसमें आपका बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। इसके बाद यहाँ पर सौपति खंड का भी इसको मैंने बता ही दिया था एक वीडियो में कि आपको जो आपके जिले में कौन सा आता है, आपको जिले वारी निर्धारित होता है, 5 नंबर आपका यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। और 80 शब्दों में लिखना होता है, ज्यादा आपको मतलब वहां पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना कि आपको ज्यादा शब्दों में लिखना है, मात्र आप लोग कुछ शब्द सीमा का जैसे ध्यान देंगे ना, तो इससे आपका काफी ज्यादा आसानी से मतलब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर
ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया। अब ये मतलब आपके जिलेवार है सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका आता है खंड खा, ठीक है। खंड खा में क्या होता है, यहाँ पर आपका संस्कृत आता है। अब संस्कृत में आपका 7 नंबर का एक गद्यांश होता है, यानी कि आपका जो गद्यांश होता है ये 7 नंबर का, जिसमें 2 + 5 का मतलब ये है कि 2 नंबर आपका संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर आपका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो संदर्भ कैसे लिखते हो, तो संदर्भ में लिखा जाता है जैसे आपका ये जो गद्यांश दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका संस्कृत जो हिंदी खंड की संस्कृत दिग्दर्शिका से, ठीक है। और किस चैप्टर से है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका पहला वाला आपका संस्कृत भाषा महत्वम से हो गया। ऐसे कई सारे चैप्टर जहां से भी ये चीजें ली जाती हैं उन्हीं का आपको नाम लिख देना होता है, बाकी इसका जो है हिंदी में अनुवाद कर देना होता है। हिंदी अनुवाद आपको मैं बता ही चुका हूं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि हिंदी का आपको इस कैसे करना होता है। किससे अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बन रहा, तो भी आपको कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जो कि आप अप्लाई करते हैं और आप जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको जो है वहां पर अप्लाई करनी ही करनी है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला। देखिए सबसे पहले ये आपका हो गया संस्कृत भाषा महत्वम से, और इसके बाद अथवा में एक रहता है, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुवाच ये करके ऐसा है। तो यहाँ पर आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा चैप्टर है, तो उससे पढ़ लीजिएगा, यानी कि 2 चैप्टर आपको इससे पढ़ने संस्कृत में। और इसके बाद यहाँ पर सुभाषित रत्नानी से आपको यहाँ पर पद्यांश में जो श्लोक आते हैं, सुभाषित रत्नानी को आप पढ़ लीजिए, बस आपका 7 नंबर यहाँ से पक्का। तो ये आपका जैसे निंदन्तु नीति निपुणा यदि वाव स्तवन्तु, इसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, तो ये आपका दिया गया। अगर आपको ये इसमें देखिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पहले वाले में, तो करेंगे क्या आप लोग, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधे से आप लोग नीचे आएंगे, नीचे तो आपको मिल ही जाएगा। तो जैसे कह रहा है सुखादिना कुतो विद्या, कई बार इसको बता चुका हूँ, बहुत ही बार आपको बताया हूँ। ये दोनों श्लोक एकदम इंपॉर्टेंट है। विवादाय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय खल से साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जैसे कह रहा है यहाँ पर कि सुखादिना कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाले होते हैं उनको विद्या कहाँ, और इसके बाद कह रहा है कि कुतो विद्यार्थिना सुखम, और जो विद्यार्थी मतलब सुख चाहते हैं उनको विद्या नहीं आती, यानी कि विद्या उनको नहीं मिलती, और जो मतलब विद्या को चाहते हैं उनको सुख नहीं है। सुखार्थी वातोजित मतलब एक को आपको त्यागना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग चाहें कि अगर आप आराम करें तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, तो आपको नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर विद्या विवाद, यहाँ पर कह रहा है कि विद्या विवाद है धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय, कह रहा है कि जो खलस मतलब कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वह विवाद के लिए, धन जो होता है वह घमंड करने के लिए, और परिसाम परिपीडनाय यानी कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए सारी चीजें होती हैं। शक्ति जो होती है यानी कि जो उनका पावर है, शक्ति है, वह क्या होता है दूसरों को पीड़ा देने के लिए। जस्ट इसके अपोजिट कह रहा है कि साधु विपरीत में तक जाना है, जो आपके सज्जन लोग होते हैं, साधु का मतलब यहाँ पर सज्जन लोग, ठीक है, जो सज्जन लोग होते हैं उनके इसके विपरीत क्या होता है, जो विद्या होती है वो दूसरों के ज्ञान के लिए, धन जो होता है वह दान के लिए, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यार कितना आसान है, देखिए मैंने आपको कई बार यह श्लोक दोनों बताए हैं। तो ये सुभाषित रत्नानी से इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है लोकोक्तियां मुहावरे, बिल्कुल एकदम यार आसान आसान चीजें हैं। ये 2 नंबर के आप कर ले जाएंगे, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, यहाँ पर है घी के दिए जलाना, एक पंथ 2 काज, एक अनार में 100 बीमार, ऐसी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर आप इनको जो है कई बार सुने हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, अपना माइंड लगा के। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो मैं आपको ये सॉल्व करा देता हूँ। जैसे क्या कह रहा है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो अत्याचार तो इसका हो जाएगा आपका अति धन आचार, ठीक है, क्या होगा अति धन आचार, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर क्या आता है, महेंद्र का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा महाधन इंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला कह रहा है नायका का सही संधि विच्छेद है, तो नय धन अका, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जी हाँ दोस्तों, नय धन अका ये क्या होगा, नायका का सही संधि विच्छेद है। चलिए अगला देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर खंड का दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन बताने हैं। ये इस प्रकार के ग्रामर के टॉपिक है, तो ये आपको परेशान करते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो विभक्ति और वचन में देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ाते हैं। पहला क्या है, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मना एक आपका शब्द है, इसमें आपका कौन सी विभक्ति होगी और कौन सा वचन होगा। पहला क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो मैं चलिए आपको डायरेक्टली जो है इसका आंसर बता देता हूं। जो आत्मना होता है ये आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का है, ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है। जब आप लोग शब्द रूप धातु रूप इन्हें पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नामने में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा। तो नामने में आपका होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्या होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि
कि निम्नलिखित शब्द युग्म में सही शब्द को चुनना है। जैसे कह रहा है कि भय उभय, भय का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक प्रकार से डर से, ठीक है, डर से यहाँ पर लिया गया कि भयपूर्ण है, ठीक है। और उभय का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर भय मतलब यहाँ पर अभय है, ठीक है। तो भय है और अभय इन दोनों में फर्क होता है। जैसे यहाँ पर अभय की बात करें तो मतलब जिसके पास कोई डर ही ना हो, और भय की बात करें तो क्या होता है कोई मतलब भयभीत हो, डरा हुआ हो। तो यहाँ पर है अभय, अभय उभय में क्या फर्क है, तो अभय का मतलब यहाँ पर निडर या मतलब कि उसके पास डर ना हो, जैसे कि भयहीन हो गया। तो यह हो गया उभय मतलब क्या होता है दोनों में, जैसे उभयनिष्ठ आपने वर्ड सुना होगा, कॉमन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पर आपका उभय यानी कि दोनों में। तो भयहीन और दोनों, भयहीन और दोनों जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो भय उभय का आपका हो जाएगा भयहीन और दोनों, तो बी आपका करेक्ट। एक नंबर इस प्रकार से मिलता है। ये सारी चीजें आपको एक एक नंबर के लिए आएंगी। इसके बाद है कुल और कूल। तो कुल का मतलब क्या होता है और कूल का मतलब क्या होता है, तो कुल का मतलब आपने सुना होगा वंश, ठीक है। कुल का मतलब क्या होता है वंश, और इसका कूल का मतलब किनारा। तो वंश और किनारा जो होगा इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल और कुल क्या होगा वंश और किनारा यानी कि द नंबर, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने जो है अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या करा है, एक शब्द के दो अर्थ लिखे। इनके यार आपको अर्थ बताने पर्यायवाची टाइप के कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, तो आप लोग इनको जो है पढ़ लीजिएगा, काफी आसान है। बाकी मैं आपको एक जो है लॉन्ग एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा, है ना। तो इसमें एक लॉन्ग मैराथन जल्दी ही आने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिसका, यहाँ पर इस प्रकार से वाक्यांशों में शब्द को बताना, एक शब्द में उत्तर, जिसे आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। कह रहा है कि जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अज्ञेय या अक्षम या अनजान या अल्पज्ञ। तो बोलते क्या है दोस्तों, जिसका ज्ञान कम होता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, यानी कि उसका ज्ञान कम है, अल्पज्ञ है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जंगल में जो आपकी लगी अग्नि होती है उससे क्या बोलते हैं, तो दावाग्नि बोलते हैं। तो इस प्रकार से दा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, तो इसमें आपको वर्ड को शुद्ध करके लिखना है। ये रस छंद अलंकार हो गए, इनको मैंने एक वीडियो में कवर किया है कि आपको कौन कौन से रस पढ़ने, कौन कौन से जो है छंद और अलंकार जो भी चीजें हैं, इनको आपको 6 नंबर मैंने बिल्कुल क्लियर कराया है। आपको एक वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काव्य सुंदर की वीडियो की एक लिंक मिलेगी जो कि आपको बिल्कुल मैंने बताया अच्छे तरीके से। तो सिर्फ आपको वही पढ़ना, इससे आगे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका ये, हाँ, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं इस पर मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखिए, बिल्कुल आपका 6 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। और आपको ये चीजें आपको पढ़ लेनी, जैसे कि मैंने बताया था कि बैंक से लोन लेने के लिए, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका व्यवसाय करने के लिए हो और चाहे आपका जो है शिक्षा के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक से लोन लेने के लिए आपको बार बार आता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद अंतिम टॉपिक आता है 9 नंबर के लिए, जो कि आपका है निबंध, ठीक है। तो अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। अब इसमें 2+7 का क्या मतलब है, 2 नंबर आपकी रूपरेखा जो होती है, किस प्रकार से आप हेडिंग डालते हैं, किस प्रकार से आपकी जो है राइटिंग लिखावट सारी चीजें देखी जाती हैं, और 7 नंबर में आपको क्या प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए आपको निबंध यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है लिखना, और जो भी चीजें होती है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि निबंध तो यार बहुत आसान है, हम लोग लिख लेंगे, लेकिन दोस्तों आसान है, लेकिन उसको जो है नंबर पाना उतना आसान नहीं है। तो सारी चीजें लेकर चलना है हमें, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर 5 टॉपिक है, जैसे जीवन में परिश्रम का महत्व हो गया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण एवं दोष हो गए, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण का निवारण, ठीक है, भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति हो गई, इसके अलावा मेरा प्रिय कवि, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 टॉपिक हैं, जिसमें से आपके यहाँ पर जो पहला तीसरा वाला और ये चौथा और 5वां, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग पर्यावरण का पढ़ लीजिएगा, और आपको एक और पढ़ लेना है बेरोजगारी की समस्या के ऊपर। तो इस प्रकार से 5 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपका बिल्कुल 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यही था इसका सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया भी होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन पेपर है सबको मैं आपको जल्दी सॉल्व कराने वाला हूँ, बोर्ड एग्जाम से पहले सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा। तो इस प्रकार से अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उस पर आपको ये जो है मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।